हेलो दोस्तों, मैं राजेश मौर्य आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल अड्डा में। आज के सेशन में हम एसएससी जेईई के जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखें, इससे पहले मैंने 2 सेशन हमने ले चुके हैं और जिसको हमने मैकेनिकल के पेपर को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन पे जाके उनको देख सकते हैं। आज के सेशन में हम 14 नवंबर 2022 को जो सिविल का पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू। सवाल है हमारे पास गोल्डन रिवॉल्यूशन पे। देखें गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या है, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिवॉल्यूशन कौन कौन से हुए हैं। रिवॉल्यूशन मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। तो देखें सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए एक होता है हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था जो सबसे पहले हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या किया कि एम एस स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने बड़े अच्छे किस्मों के बीज को लेके आए और वो बीज जो थे बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन थे। मतलब अनाज का जो जो अनाज उगता था उसमें बहुत ही ज्यादा उगता था, ठीक है। एक बार जैसे एक प्लांट्स है, प्लांट में मान लो 20 दाने उगते थे, जो नए बीज आए उसमें 20 की जगह 100 दाने हो गए, तो ऑटोमेटिक है 5 गुना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में अनाजों पे ध्यान दिया गया। एक गोल्डन रिवॉल्यूशन था, उसमें फलों पे, सब्जियों पे और शहद के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है। तो साइंस का वो ब्रांच मतलब हमारे एग्रीकल्चर का वो डिपार्टमेंट जिसमें फलों का प्रोडक्शन देखा गया और साथ में फ्रूट्स का और ये मधुमक्खी जो है शहद है उसके ऊपर ध्यान दिया गया, दैट रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड गोल्डन रिवॉल्यूशन। और ये ब्रांच जो होती है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आती है, मतलब एग्रीकल्चर का वो डिपार्टमेंट जो फलों सब्जियों और शहद के बारे में स्टडी कर रहा था, दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर इसकी जो प्रोडक्शन बढ़ाई गई दैट इज कॉल्ड हमारे पास गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो हमारे पास देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड टू दैट दैट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं एग्जाम में आते जाते। देखें आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, रिवॉल्यूशन मेन जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। रेड रिवॉल्यूशन ये टमाटर और मीट से रिलेटेड है, याद रहे मीट और प्रोडक्शन, टमाटर का जो प्रोडक्शन होता है उसे हम रेड रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। उसी तरह से राउंड रिवॉल्यूशन, आलू जो टोमेटो होता है हमारे पास, सॉरी पोटैटो जो होता है हमारे पास, उसके प्रोडक्शन को हम कहते हैं राउंड रिवॉल्यूशन। उसी तरह कपास का जो प्रोडक्शन हो रहा है जिससे कपड़े बनते हैं दैट इज कॉल्ड सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप जरा ध्यान रखें। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन की बात में होगी तो आपने हमेशा कपास के ऊपर बात करनी है, ठीक है। बट एक और होता है सिल्वर रिवॉल्यूशन, इसमें अंडों के प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया, ठीक है। उसी तरह से व्हाइट रिवॉल्यूशन ये आप सभी को पता है, इसमें हमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। एंड ये पिछले सेशन में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पेपर में आया भी था कि जो हमारे पास है व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसके जो फादर थे वो कौन थे, तो वी कुरियन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़वाई थी। तो ये मेन रिवॉल्यूशन है जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हुए, आपको पता होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन में हमने इस बात पे ध्यान दिया कि जो हमारे देश में ऑयल है, ऑयल सीड का प्रोडक्शन है कैसे बढ़ाया जाए, तेल का उत्पादन कैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमें डिमांड बहुत ज्यादा होती है, बाहर से हमें मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है, उसमें हमारा देश का पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। तो इन सभी रिवॉल्यूशन में हम कैसे तेजी ला सके ये सब पे ध्यान दिया गया, ठीक है। तो चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड। अब करेक्टली पेयर्ड का तो मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट ऐसा होगा जो कि गलत होगा और एक स्टेटमेंट ऐसा होगा सही होगा। अब ये भी देखना पड़ेगा कि किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो साफ साफ दिख रहा है प्लास्टिक, नॉन मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन की बात हो रही है। अब मेम्ब्रेन के कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें बता सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये ध्यान रहे, ऐसे क्वेश्चन टाइम ले लेते हैं और आपका इसमें जो एफिशिएंसी है बड़ी अच्छी होनी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप उसके बारे में डिटेल से समझे। चलो मैं पहले आपको इसको समझाता हूँ। देखें हमारे पास, मैं तो आपको एक बार समझा देता हूँ। ये मान लो हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमारे पास बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी होती है। अब ये सारे मेम्ब्रेन जो हमारे पास सेल ऑर्गेनल होते हैं ये दो तरह के होते हैं। किसी के ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है, किसी के ऊपर नहीं भी चढ़ाई जाती है, और किसी के ऊपर दो लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि वो बड़े आराम से पैक रहे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है जिसके ऊपर 2 लेयर होती हैं,
ठीक उसी तरह से न्यूक्लियस ऐसा होता है जिसके ऊपर 2 लेयर होती है। गोल्जी बॉडी होता है एक ही लेयर होती है, और एक लेयर है सिंगल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन है तो हम उसे डबल मेम्ब्रेन कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर लेयर चढ़ाई नहीं गई, वो बस हमारे पास कोशिकाओं में ऐसे ही तैरते रहते हैं। तो जो ऐसे ही तैरते रहते हैं हम उसको कहते हैं नॉन मेम्ब्रेनल, क्योंकि उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। जिनके ऊपर मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन, और किसी के ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड डबल मेम्ब्रेन। तो उसमें ये जरा ध्यान से देखें, ये तो ये रेड कलर से जो भी है हमारे पास, ये वो सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है जिसके ऊपर हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। कहने का मतलब है नॉन मेम्ब्रेन है। बाकी जितने इन सभी के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन है, उसी तरह से हमारे पास बाकी सारे के सारे हैं। अब आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो गया, समझ में आ गया कि क्या होता है और कैसे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पूछा जा रहा है और बेसिक टर्मिनोलॉजी उसकी क्या है। आ जाए, प्लास्टिड का मतलब होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस करने वाले क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, तो ये तो नॉन मेम्ब्रेन पे आ रहा है, सो ये गलत हो गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब 2 लेयर उसके ऊपर चढ़ाई जा रही है, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया इज मेम्ब्रेन, ये ठीक है, डबल मेम्ब्रेन की तो बात नहीं करी, बट मेम्ब्रेन तो होती है, तो ये लाइन हमारे पास ठीक है। राइबोसोम डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन, बिल्कुल गलत है, राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस वो तैरता रहता है हमारे पूरी कोशिका में, ठीक है। तो ये पिछले सेशन में भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो हमारे पास सही ऑप्शन हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, इन यूकार्योटिक सेल विच फेज ऑफ द सेल, याद रहे सेल साइकिल इज कॉल्ड डिस्टेंस फेज, ठीक है, वेयर द क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल्स। याद रहे जो वर्ड्स है इसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा, पोल्स अपोजिट टू द देयर स्टैंड डीएनए, और साथ में स्पिंडल फाइबर डिसअपियर भी हो जाना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपियर्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन है, जितने भी वर्ड्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हैं आपको इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ये सेल डिवीजन के बारे में बात कर रहा है, सेल डिवीजन में क्या क्या होता है जरा ध्यान से एक बार देखें। ये हमारे पास सेल डिवीजन, सेल डिवीजन जब सेल का डिवीजन होता है तो उसको हमने 4 पार्ट में बांटा है, मतलब उसके जो फेज हैं जैसे जैसे उसमें चेंज आते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला फेज जो होता है प्रोफेज, फिर दूसरा होता है मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, याद रहे ये तो तैयारी होती है, तो हम नॉर्मली इसे कहते हैं इंटरफेज, ठीक है। तो हमारे पास जो पूछा गया है क्वेश्चन उसको जरा ध्यान से देखें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्रोमोसोम कैसे होने चाहिए, अपोजिट पोल की तरफ जानी चाहिए, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ हो जाएगा। अनवाइंड इनटू द स्ट्रैंड, डीएनए अलग अलग हो जाने चाहिए। स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, अब ये वाला वर्ड है याद, ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो धागे देख रहे हो ना ये छोटे छोटे लाइन, इसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ये डिसअपियर हो जाने चाहिए, गायब हो जानी चाहिए। ये गायब तो कहाँ पे हो रहा है, ये तो हमारे पास टेलोफेज में गायब हो रहा है। साथ में क्रोमोसोम किनारे पे चले गए तो ये हमारे पास अपोजिट पोल पे भी आ गए, ठीक है, और हमारे पास स्पिंडल भी गायब हो गया। अब कौन सा वर्ड है इसमें, इसको देखें, देखें, और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, मतलब जिससे मेम्ब्रेन जिसने उसको एक बना के रखा था वो भी धीरे धीरे वहां पे अलग अलग हमारे पास दिखनी चाहिए, रीअपियर्स दिखनी चाहिए। तो ये देखें जरा, ये भी हमारे पास मेम्ब्रेन भी दिखने लग गया। इसका मतलब हमारे पास जो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये वाला फेज फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हुआ, टेलोफेज। सो ये सारे के सारे गलत हो गए। टेलोफेज वो है जिसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन के टर्म्स हैं वो सारे के सारे इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो चले आ जाए देखें ऑप्शन, प्रोफेज बिल्कुल गलत, एनाफेज, टेलोफेज ये हमारे पास ऑप्शन है भी, प्रोमेटाफेज है इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आ जाए, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है। देखें, चले देखें इस क्वेश्चन को, क्या है ये हमारे पास, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना ट्रिकी होते हैं, जिसमें टाइम कंज्यूम होता है और आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो चलना चाहिए इसमें, क्योंकि ये वन डायमेंशनल होते नहीं है। क्वेश्चन है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैच करना है छोटे बच्चों को, जैसे पहले होते थे एग्जाम में वैसे ही आ रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, देखो ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है, एटीपी, मतलब फर्स्ट का हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इससे रिलेट हो गया। डेमोसो, ये डेस्मोसोम, ये होते हैं दो कोशिकाओं को जब आपस में जोड़ते हैं ना, देखिए दो कोशिकाएं आपस में जब एक दूसरे से बंधी होती है तो वो ऐसे केमिकल जो इस्तेमाल होते हैं जो कोशिकाओं को बाइंड करने में हेल्प करते हैं, उसको हम डेस्मोसोम कहते हैं। तो ये हमारे पास एडेसिव फोर्स वाला हो गया, इट मीन दैट ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन का हमारे पास ऑप्शन हो गया सी। उसी तरह से लाइसोसोम,
लाइसोसोम का सीधा सा काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल होता है, किसी भी तरह का टॉक्सिक केमिकल या वेस्ट मटेरियल, उसको तोड़ दे, उसको खत्म कर दे, न्यूट्रलाइज ही कर दे। तो तोड़ने का काम, दैट इज कॉल्ड लाइटिक, हाइड्रोलाइटिक। तो देखें ये हमारे पास कंटेंट, ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक तोड़ेगा। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस एक तरह से पूरे सेल का मालिक होता है, ठीक है, हेड क्वार्टर होता है। वो हर काम को एक तरह से प्रोसेस करता है, ध्यान रखता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये हो गया कंट्रोल ऑफ सेल एक्टिविटी, ये सारे के सारे। इट मीन दैट फोर्थ ऑप्शन हमारे पास कौन सा चला गया, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास ए, और थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बना के दिया है, दैट इज लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी। अब आप चेक कर ले कौन सा हमारे पास यहाँ पे मैच कर रहा है। फर्स्ट का बी, सेकंड का हमारे पास सी हो रहा है, सेकंड का सी। देखें फर्स्ट का हमारे पास बी, सेकंड का सी, थर्ड का हमारे पास डी और फोर्थ का ए। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है। अब देखें ऐसे क्वेश्चन में आपको बड़े डिटेल में और बड़े बारीक सी जानकारी आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, आ जाए। इस क्वेश्चन को देखें, विच फाइलम, अब ये फाइलम जो किंगडम है, मतलब ये एक चैप्टर होता है दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, हमारे बायो का होता है। इसमें से हमेशा हर एक से मैं देख रहा हूँ, सिविल में भी, मैकेनिकल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, तकरीबन सभी में ये बार बार पूछा जा रहा है, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा है। तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ के जाएं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया उसको देखें, विच फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमलिया, ठीक है, नोन इज द सी वॉलनट। याद रहे, वर्ड से ही पकड़ में आ जाता है। सी वॉलनट का मतलब होता है समुद्र का वो जो होता है अखरोट होता है, समुद्र के अखरोट को हम किससे कह रहे हैं, कॉब जेलीज, ये उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब एक फाइलम है जिसको हम वॉलनट भी कहते हैं, कॉब जेलीज भी कहते हैं। अच्छा, दे आर उसके बारे में बता क्या रहे, एक्सक्लूसिवली मरीन, मरीन होता है मतलब समुद्र में ही रहेगा। रेडियली, रेडियली का मतलब किसी भी तरह से काटो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो रेडियली सिमेट्रिकल भी हो गया। एंड द डिप्लोब्लास्टिक, ये बड़ा स्पेशल वर्ड है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही लेयर होगी, जर्म्स लेयर। एक होगा हमारे पास एक्टोडर्म और दूसरा जो लेयर्स है वो हमारे पास होता है एंडोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही लेयर होनी चाहिए, तभी हम उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। अब आप उस फाइलम के बारे में, उस एनिमलिया के बारे में आप बड़े आराम से पता कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, द बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रॉस, उसके अंदर 8 पार्ट्स होंगे, जिस तरह से उसको डिवाइड भी किया जा सकता है, रॉस बने होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर सीलिया होगा, मतलब सीलिया दाने दया एक तरह से बाल होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में, ठीक है, हेल्प्स विच इज द लोकोमोशन, ये सारा का सारा। अब ये हमारे पास लिस्ट है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आप टैकल कर सकते हो। या तो आपको डिटेल में उसके बारे में पता हो, या थोड़ा बहुत आपको कुछ तो ये सारे के सारे जो क्लू दे रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखें आपको सीधा आंसर पे ले चलते हैं, इसको देखें। ये एक टैनोफोरा का, ये हमारे पास टैनोफोरा ही होता है, ठीक है। टैनोफोरा की खासियत ये होती है, ये हमारे पास अखरोट जैसा दिखता है, दैट इज कॉल्ड सी वॉलनट, ठीक है। उसके अलावा देखें ये हमारे पास 8 हो गए, इस तरह से रिलेटेड है, ये 8 नंबर हो गए। अब आप इसे कहीं से भी काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो रेडियली भी हो गया हमारे पास। डिप्लोप्लास्टिक, ये बिल्कुल है। डिप्लोप्लास्टिक में हमारे पास सिर्फ 3 ही हमारे पास फाइलम है जो इसमें आते हैं। जैसे पहला होता है पॉरीफेरा, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास सिलेंट्रेटा, ठीक है, ये दूसरा फाइलम है जिसके पास हमारे पास दो ही लेयर्स होती हैं, और एक ही है हमारे पास टैनोफोरा। तो ये तीनों के तीनों फाइलम ऐसे फाइलम है बच्चे जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी कंडीशन उन्होंने बोले हैं उसको ये फुलफिल कर रहा है, और समुद्र में देखने से लगता भी है समुद्र का अखरोट है। सो दिस इज कॉल्ड टैनोफोरा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में देखें ऑप्शन में है, यस, ये हमारे पास ऑप्शन है टैनोफोरा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्लू दिए गए थे इस क्वेश्चन के बारे में, और आपको सही आंसर आपको बताना था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है, H2O2 ये होता है। अब इसमें आपको बताना क्या है, ऑक्सीजन कितने हैं, तो ये हमारे पास साफ साफ दिख रहा है, 2 हमारे पास ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा था। देखिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, हमारे कानों में जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है, जिसको नॉर्मली हमें साफ सफाई करनी चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है, अगर साफ सफाई नहीं करते तो फिर सुनाई थोड़ा कम देता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक केमिकल डॉक्टर देता है, वो केमिकल डालने से ये जो जितने भी वैक्स और जितने भी वेस्ट गंदगी होती है वो आराम से उतारी जा सकती है, साफ की जाती है। तो वो जो केमिकल होता है वो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही होता है, जिसमें 3% ही होता है, ज्यादा नहीं होता, बस 3% होता है, जो इस वैक्स को, ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको साफ करने में हेल्प करता है। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखें इस क्वेश्चन को,
विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। मैंने पिछले सेशन में भी इसके बारे में आपको बताया था। हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं जो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे। सबसे पहले हमें सेल के अंदर जाओ, सेल के अंदर न्यूक्लियस में जाओ, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम के पास जाना होगा। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए के बने हैं। डीएनए एक तरह से धागे होते हैं। अब उसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। और उसी में से एक प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए को डीएनए से बनाता है तो उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं, आपको बताना है कि कौन सा यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब मोस्टली सारे के सारे ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें बहुत सारे डीएनए के रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होगा कुछ, और कोई एक ऐसा होगा जो रेप्लिकेशन में इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो उसे पहचानना है। चले इस सीधा आप इसके टॉपिक के आंसर पे आए। देखें, ये हमारे पास डीएनए, डीएनए धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब धीरे धीरे बढ़ेगा तभी तो नए क्रोमोसोम बनेंगे। नए क्रोमोसोम के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो क्या चाहिए? धागे, डीएनए। अब ये बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं, तो जब ये एक होता है, सबसे पहले हम डीएनए को खोलते हैं। तो डीएनए को खोलने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं हेलिकेज। फिर ये बहुत सारे टुकड़े होते हैं, इसको आगे ये बढ़ना शुरू करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कंटिन्यूअस ये कॉपी होती जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमराइज। हो रहा है, बढ़ रहा है आगे, तो ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज हो गया। ठीक उसी तरह से अब बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं जहां पे टूट जाते हैं, डीएनए को जोड़ना होता है टुकड़ों को। ठीक है, तो वहां पे जो एंजाइम आता है उसका नाम है लाइगेज। लाइगेज का मतलब सीधा सा जो बाइंड करने के काम में आता है। ठीक है, तो हमारे पास पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज, ये सारे के सारे एंजाइम तो हमारे को दिख रहे हैं कहाँ पे? रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन में आए पहले, यहाँ पे देखो ऑप्शन लाइगेज हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन में यूज हो गया। ठीक है, और हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज ये भी यूज हो गया, हेलिकेज भी हो गया, लेकिन लाइपेज का नाम नहीं आया। हकीकत में लाइपेज आप सबको पता होगा, लाइपेज जो होता है फैट डिसोसिएशन, फैट को छोटे छोटे टुकड़े करने में काम में आता है। तो लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जिसका यूज हम कहीं और करते हैं, और ये सारे के सारे रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। तो क्वेश्चन भी पूछा था नॉट इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी। ठीक है, चले ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। देखें क्या है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स दैट डज नॉट बिलोंग्स टू पीरियड थर्ड। थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं, याद रहे ग्रुप और पीरियड। ये हमारा पेरियोडिक टेबल का हमारे पास क्वेश्चन है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, बहुत सारे एग्जामों में केमिस्ट्री में जबरदस्त तरीके से इसके पूछा जाता है। ये रहा हमारा ये पेरियोडिक टेबल। देखें पहली जो लाइन है इसको हम कहते हैं फर्स्ट रॉ, सेकंड रॉ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। मतलब हमारे पास जो ग्रुप होते हैं 7, ये हमारे पास इस तरह से जो लाइनें हैं, इसको हमारे पास ये 7 लाइनें होंगी। ठीक है, अब सवाल हमारे पास क्या है, जरा एक बार ध्यान से देखें। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में पीरियड आपको बारे में बता, थर्ड पीरियड में कौन नहीं है ये ऑप्शन है। मतलब 3 तो ऐसे होंगे जो थर्ड पीरियड में ही बैठे होंगे, एक ऐसा होगा जो थर्ड पीरियड में नहीं होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, हाइड्रोजन पहले पीरियड में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन यही होगा। एल्यूमिनियम की बात करें, सिलिकॉन की बात, तो सोडियम और मैग्नीशियम ये ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ये तीनों की तीनों थर्ड ग्रुप में ही आते हैं। देखें ये रहे हमारे पास मैग्नीशियम, ये हमारे पास एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे वो हो गए। और कौन सा था ऑप्शन में? देखें सोडियम, सोडियम भी हमारा इसी में आ रहा है। ये रहा हमारा सोडियम, ये तीनों के तीनों थर्ड ग्रुप में आ रहे हैं। हमें यहाँ पे तो ये ऑप्शन में नहीं होना था, हाइड्रोजन होना था। ठीक है, चले तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। एट विच द टाइम, कौन से समय में डे टाइम में लाइट लेस्ट स्कैटर्ड। अब ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा। लाइट स्कैटर्ड कब होता है? देखें लाइट जब चलती है तो उसके रास्ते में अगर कोई आता है तो ऑप्शन होता है या तो उस लाइट क्या करे, उस आने वाले पार्टिकल को छेद करके पार कर जाए। ठीक है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब छोटा पार्टिकल हो बहुत ज्यादा। अब दूसरा ऑप्शन होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो अगर लाइट आए और उससे टक्कर मार के इधर उधर फैल जाए तो इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। और एक ऑप्शन ये होता है अगर बहुत बड़ा और टफ चीजें होती है तो लाइट आती है उसे पे टकरा के वहीं पे खत्म हो जाती है, तब तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो वो आगे गया ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्कैटरिंग के बारे में बात की जा रही है। कहने का मतलब है हमारे पास ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे हैं, अब रे ऑफ लाइट ऐसे आई, यहाँ से टक्कर मारने के बाद इधर चला गया, स्कैटर्ड हो जाना, बिखर जाना। ऐसा हमारे पास जो होता है ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास रे ये जो पार्टिकल है बहुत ज्यादा हो। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होगा और जितनी ज्यादा रेंज में होगा, जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतनी ज्यादा स्कैटरिंग होगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम में जो सन की लाइट है वो सबसे ज्यादा हमारे पास पार्टिकल से टकराती है। ठीक है, सो देखें हमारे पास ऑप्शन देखें सीधा। देखिए अगर हम सुबह दोपहर की बात करें तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी दूर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। अब इतनी दूर में जितने पार्टिकल मिल जाए उतनी दूर स्कैटरिंग होगी।
बट अगर हम शाम के बारे में बात करें, यहाँ से लेके यहाँ, ये जो हमारे पास है, इतनी दूर जो हमारे पास है, इसे ब्लैक कलर से देखें, देखें यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस जो है हमारे पास, इतनी दूर तक रे ऑफ लाइट चली, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी ना। बट दोपहर के टाइम में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत कम मिले, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। इट मीन दैट स्कैटरिंग जो होती है वो सबसे कम कब होती है? दोपहर में, बिल्कुल दोपहर में। और हमारे पास नॉर्मली शाम और सुबह के बारे में बात करें तो स्कैटरिंग बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन में देखें, यहाँ पे चले ऑप्शन ही देखें आप सीधा, तो स्कैटरिंग जो है सबसे ज्यादा आपको सबसे कम लिस्ट के बारे में बात कर रही है, ये हमारे पास कौन सा हो गया बेटा? नून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाए इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़े। Which of the following is the primary constituent of naturally occurring mineral magnetite on the earth? देखें, ये कह रहे हैं कि अर्थ पे ऐसा कौन सा मिनरल है, ओर है, जिसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म पाया जाता है। मैग्नेटिज्म का सीधा सा मतलब है आयरन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण होते हैं। नॉर्मली हम उसको कहते हैं मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटिज्म जो पैदा ही होता है, जो उसका मेन सोर्स होता है, वो आयरन होता है। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखें, ऐसा कोई और है जिसके अंदर लोहा नजर आता हो? अब ये साफ साफ दिख रहा है हमारे पास, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड होता है, एक इस तरह का मटेरियल होगा जिसमें सबसे ज्यादा आयरन होगा, और सबसे ज्यादा आयरन होगा तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा वही शो करेगा। बाकी ये सब तो वैसे नहीं होते, ये सारे के सारे गलत हो गए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन हो गया, देखिए पहले ऑप्शन में है ये हमारे पास क्वेश्चन। ये देखिए, मैं थोड़ा सा डायग्राम बताता हूँ। ये सारे के सारे आयरन के ही हमारे पास मिनरल्स हैं, मतलब नाम है अलग अलग, किसी में परसेंटेज आयरन की कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जियोटाइट, ये सब के सब, इन सब के अंदर आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है फिजिक्स का, आप बड़े एक्सपर्ट होंगे इन सब में। व्हाट इज सेड टू बी डन द फोर्स? ये हमारा फोर्स है। ठीक है, चले देखें इस क्वेश्चन को। देखें, व्हाट सेड टू बी डन व्हेन फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स आ गया। ठीक है जी, मूव्स एन ऑब्जेक्ट, वजन दे रखा है, कितना दूर जा रहा है, मीटर भी दे रखा है, द डायरेक्शन, ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो आपको मैग्नीट्यूड में नहीं फंसना, आप चेक करें क्या है, फोर्स है हमारे पास, उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, और हमारे पास ये सब का सब डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहने का मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से उसी डायरेक्शन में इसका मोशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये सब करने से आपको क्या मिलेगा? आपको ऐसा करने से आपको वर्क मिलेगा। इसके बारे में बस यही बात की गई है। ठीक है, चले आगे बढ़े। Who received the Nobel Prize in Physics 1962 in the pioneer? थ्योरी साफ साफ लिखी हुई है, कंडेंस की थ्योरी। देखें, जितने भी सेशन में एसएससी जेई के पेपर हो रहे हैं, हर एक सेशन में नोबेल प्राइज का, जो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है, ठीक है, उसके बारे में एक क्वेश्चन तो सब पे पूछा जा रहा है। ठीक है, जितने भी पेपर आ रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पेपर में जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं फिजिक्स का और मोस्टली केमिस्ट्री का भी देखें, उन सभी को आप एक बार जरूर देख के जाएं। ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा। अब इसमें इन्होंने बोला कॉन्डेंस थ्योरी को जो किसने प्रपोज करा और साथ में नोबेल प्राइज विनर है, तो इसमें याद रहे ये लेव डेमिटो लैंडाउ, यही हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता। और ये उन्होंने हीलियम को क्या कर रहे थे, वो ठंडा कर रहे थे और फिर वो चेक कर रहे थे कि जो सॉलिड फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाए, उसके बाद उसके बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे। सो उसकी कोशिश ये थी कि धीरे धीरे ठंडा करके कंडेंस करे। तो ये थ्योरी आई थी, पायनियर थ्योरी ऑफ कंडेंस्ड। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे। चले देखें, ये हुए हमारे पास लिव। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सिविल के पेपर को स्टडी करा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, फिर से हम देखेंगे एक नए सिविल का 15 नवंबर का पेपर 2022 को। ठीक है।